जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों आज पॉलिटी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास नंबर 3 प्रस्तावना की। और इसमें ऐसे फैक्ट बताए जा रहे हैं जिसमें ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें पूछा ना गया हो, चाहे पीसीएस का हो चाहे वनडे का हो। ऑल एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटी का सब्जेक्ट आता है उसमें जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा दे रहा हूँ उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। और मेरे पढ़ाने पे विश्वास मत करिए, आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर से क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी के तीसरे क्लास में। और अब तक हम पढ़ा चुके हैं, जो कल हमने डिस्कस किया था 5 टर्मिनोलॉजी, जिसमें था और समाजवाद और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य था। ऐसे करके हमने 5 शब्दावली को डिस्कस किया था। और आगे चलते हैं आज प्रस्तावना में। इसके बाद एक क्लास या तो हम इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे या तो जो बचा रहेगा उसको अगली क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आज हम देखते हैं प्रस्तावना की संशोधनीयता जो है उसमें क्या किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। जब प्रस्तावना की संशोधनीयता की बात करते हैं तो एक बेरुबारी केस आता है। कौन सा दोस्तों? बेरुबारी केस आता है 1960 में। कितने में आता है दोस्तों? 1960 में आता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है कि बेरुबारी केस कब आया था, उसके डेट को लेकर के पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। बेरुबारी केस आता है 1960 में। ठीक है, और इसमें कहा क्या जाता है, सबसे मूल बात इसको ध्यान रखना दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन जरूर करना इसको। ठीक है, बेरुबारी जो केस आता है दोस्तों 1960 में, उसमें यह बात कही गई है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है कि बेरुबारी जो केस आया था वो प्रस्तावना का भाग है या नहीं। आपको सही या गलत बताना है तो आपको सीधे सीधे सिंपल सा जवाब दे देना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें? बेरुबारी केस 1960 वाले में। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते दोस्तों। उसके ठीक 13 साल बाद 1973 में केशवानंद बनाम केरल मामला आता है, जिसमें कहा गया है दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या दोस्तों? जैसे पहले आया था बेरुबारी केस, उसमें 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बट उसके इस मामले को न्यायालय द्वारा उसका मतलब वापस इस निर्णय को लेते हुए 1973 में केशवानंद बनाम केरल मामला आता है, जो कि 13 जजों की बेंच बैठती है उसमें। और ये डिसीजन लिया जाता है जो बेरुबारी केस में लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और इसमें यह बात कही गई है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ध्यान देना, कान खोल के सुनना दोस्तों। संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या? प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु एक बात ध्यान रखना, ये चीजें यहीं से गलत होती है, यहीं से लोग गलती करते हैं दोस्तों। क्या? कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे में, जो मूल ढांचा है दोस्तों, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसमें कहा गया है? केशवानंद बनाम केरल मामला में किया गया था, जो आया था 1973 में। उसमें कितने जजों की बेंच बैठती थी? उसमें 13 जजों की बेंच बैठती है। ठीक है, ये जो बेरुबारी केस था उसी को पलटवार करके 13 जजों की बेंच ने 1973 में यह डिसीजन लिया। ठीक है, अगर ये डिसीजन ले भी लिया है तो उसको संशोधन किस टाइप से करेंगे? सेकेंड टाइप के बहुमत से, या थर्ड टाइप के बहुमत से, या समान टाइप के बहुमत से, किससे करेंगे? आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर संशोधन किया जाएगा तो आर्टिकल 368 के माध्यम से किया जाएगा। किसके दोस्तों? आर्टिकल 368 के माध्यम से संशोधन किया जाएगा। वो भी किस टाइप के बहुमत से? आइए देखते हैं। सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से किया जाएगा। किससे किया जाएगा दोस्तों? सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से ये पारित किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं तो 1995 में, किसमें दोस्तों? 1995 में एक और केस आता है। कौन केस आता है दोस्तों? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद मामला आता है। ठीक है, इस केस में भी क्या कहा गया दोस्तों? इस केस में भी कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, जैसे इसमें 1960 वाले में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसके अलावा अभी तक जितने भी केसेस आए, चाहे केशवानंद का हो, चाहे यूनियन बनाम
इंडियावाद का मामला हो, इन सब में प्रस्तावना को एक्सेप्ट किया गया है, संविधान का भाग माना गया है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो बेरुवारी केस है और केशवानंद भारती, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आप यकीन मानिए, पीवाईक्यू आप उठाकर देख सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, यहां से हम कई क्वेश्चन बना देंगे। बेरुवारी केस कब आया था? 1960 में। बेरुवारी केस में क्या किया गया था, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? उसमें संशोधन का भाग नहीं था, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था। ठीक है, तो ये चीज अपना गया था। उसके ठीक 13 साल बाद 13 जजों की बेंच 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल मामला आता है, जिसमें यह बात निश्चित किया गया था या संविधान में संशोधन किया जाता, परंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर्टिकल 368 के माध्यम से सेकंड टाइप के बहुमत से क्या किया गया? पारित किया गया। उसके बाद 1995 आता है। 1995 में आता है, क्या आता है दोस्तों? उसमें आता है केस बम्बई बनाम यूनियन इंडियावाद मामला। उसमें भी क्या किया? प्रस्तावना को संविधान का भाग एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। ये आप लोग इसको, अगर जो मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे बोलने के अकॉर्डिंग अगर कोई इससे रिलेटेड निकल रहा है, मतलब ये तो केवल आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बट इसके अलावा मैं जितना बोल रहा हूं वो अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप भूल सकते हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर करना। आप इस क्लास को हल्के में ना लीजिए प्लीज, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं अब तक प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया जा चुका है दोस्तों। तो प्रस्तावना में अब तक प्रस्तावना में केवल कितनी बार दोस्तों? केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार दोस्तों? केवल एक बार संशोधन किया गया। उस और किस संशोधन के माध्यम से? 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया है। कब दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन किया गया। वो भी क्यों? 3 मूल शब्द जोड़ने के लिए। 3 मूल शब्द जोड़ने के लिए कौन कौन सा दोस्तों? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को क्या किया गया? जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, और उस समय किसकी सरकार थी? उस समय थी कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय जो हमारे पीएम थे या हमारी पीएम थी, वो कौन थी दोस्तों? वो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को या प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया या प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। ये बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पिछली बार आरओ में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन दिया था, बट उसको क्रम लगाने को दिया था, मगर उसको क्रम नहीं लगा पाए थे, क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक क्रम, प्रस्तावना में ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका हमें याद तो हो जाता है, परंतु उसका क्रम देखना पड़ता है। अगर क्रम सही नहीं होता तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसी प्रस्तावना से बार बार क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद भी गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों कुछ आगे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इसमें बहुत से तथ्य दिए हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो उसमें क्या कहा गया है। आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है दोस्तों? वो कहा है परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है दोस्तों? परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र। किसने कहा है? एन.ए. पालकीवाला ने। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि कौन प्रस्तावना का किस महापुरुष ने क्या कहा है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पिछला पीवाईक्यू आप उठा के देखेंगे, उसमें आपको पूर्ण तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। जो अल्लादी कृष्ण अय्यर जी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर जी थे, तो वो प्रस्तावना को क्या कहे थे दोस्तों? आइए देखते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है दोस्तों? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये फैक्ट याद रखना दोस्तों। जितना फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्टली अपने आप में एक क्वेश्चन है। मेरी बात का विश्वास करिए या मत करिए, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो स्वयं विश्वास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। और किसी ने कुछ कहा है? जी हाँ, आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा है कि प्रस्तावना क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक पवित्र दस्तावेज है। किसने कहा है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना को क्या कहा है दोस्तों? प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा गया है। ठीक है, उनके द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना को आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? प्रस्तावना को आत्मा कहा है। पता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि प्रस्तावना को जो आत्मा कहा है वो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है या बाबा साहब ने कहा है। बहुत लोग तो बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि बाबा साहब ने प्रस्तावना को क्या कहा है?
आत्मा कहा है, बट ये बिल्कुल गलत है। अगर ये फैक्ट आप लोगों के पास अगर गलत जानकारी है इस फैक्ट को, तो आज से ये बात को ध्यान रखना कि जो आत्मा कहा गया है वो कहा गया दोस्तों किसके द्वारा, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं, नजर डालते हैं। के.एम. मुंशी जी कहते हैं कि प्रस्तावना को क्या कहा है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है दोस्तों। क्या कहा है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, तो कितने फैक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 फैक्ट है दोस्तों। यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये फैक्ट आपके जुबान पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या आप अब बताइए, प्रस्तावना से मैंने, प्रस्तावना का आज तीसरा क्लास है, अब बताइए प्रस्तावना को लोग हल्के में लेते हैं, प्रस्तावना में है क्या, बस वो प्रस्तावना जो फ्रंट पेज पे हर बुक्स में दिया होता है उसको पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चन उसमें से बनता कैसे है, निकलता कैसे है, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए प्रस्तावना को हल्के में मत लेना। जितना फैक्ट मैं बताया हूँ यही से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। जब भी क्वेश्चन आएगा, जितना मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर से नहीं आएगा, इसी में से आएगा, बस आपको रट जाना है एकदम से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते दोस्तों, आगे इसके थोड़ा सा अन्य तथ्य देख लेते हैं। प्रस्तावना के अन्य तथ्य क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। जो प्रस्तावना है दोस्तों उसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, वो परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है, आइए देखते हैं दोस्तों। वह अपरिवर्तनीय है। ठीक है, क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है दोस्तों, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। ठीक है, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद उसकी महत्व की बात कर लेते हैं। महत्व उसमें हमारा आदर्श मूल्य है। हमारे महापुरुष जो गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, जितने भी हमारे महापुरुष थे उनका आदर्श इसमें समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, महत्व इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देख लेते हैं इसका कानूनों पे कोई प्रभाव पड़ता है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे नहीं, इसका कानूनों पर, इस पे कानूनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लास्ट में चलते हैं, लास्ट फैक्ट है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। अच्छा, जो इसमें प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बात की गई थी, जो कहाँ से, रूस से लिया गया था, वो आगे चल के आपको 38 में भी देखने को मिलेगा। कहा दोस्तों, आर्टिकल 38 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट मैंने आपको बताएं। आज प्रस्तावना का तीसरा क्लास है दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे, स्किप कर देंगे, तो वो वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना पूर्ण तरीके से यहाँ पर समाप्त करते हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने की कोशिश करता है एग्जामिनर, वो सभी फैक्ट, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने, आपके समक्ष रखा हूँ। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। नहीं तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता है या पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें से अगर प्रस्तावना का क्वेश्चन आए तो आप नोट बना लेना और इसको आगे जाके मैच कर लेना कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। और आपको इसमें भी अगर संदेह है तो आप पिछला पीसीएस का देख सकते हैं या वनडे एग्जाम का भी देख सकते हैं। मुझ पर विश्वास मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे विश्वास करिए। आप पीवाईक्यू देखिए, सबसे रामबाण तरीका होता है पीवाईक्यू का। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने प्रस्तावना को पूर्ण तरीके से हमने समाप्त कर दिया है। कल से हमारा नया चैप्टर होगा जिसमें होगा नागरिकता। ठीक है, नागरिकता को हम कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।